और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आगे फाइनेंस की बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक के बारे में, ठीक है? और ये फाइनेंस की एक पर्टिकुलर सीरीज़ होने वाली है, ठीक है? हुँ, जिसमें से वही वीडियो नहीं होगी, इसमें कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वीडियोज़ होने वाली है और उसके अंदर मैं तुम्हें सारी चीज़ समझाऊँगा कि एक्चुअली में फाइनेंस कैसे वर्क करता है, उसका क्या प्रोसीजर है, उसका क्या सिस्टम है, ठीक है? और मेनली जो फाइनेंशियल मॉडल है वो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा जब भी हम फाइनेंस की बात करेंगे, जब भी हम फाइनेंशियल मार्केट को काम करने की बात करेंगे या फिर जब भी यूजुअली फाइनेंस की बात करेंगे, तो फाइनेंस यूजुअली डिवाइडेड है कोर ह्यूमन डिज़ायर के ऊपर, ठीक है? या फिर कोर ह्यूमन डिज़ायर तुम बोल सकते हो, ठीक है? तो जो यूजुअली फाइनेंस है वो मेनली 4 कोर ह्यूमन डिज़ायर्स हैं या फिर तुम बोल सकते हो अ, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिसके ऊपर पूरा एस्टेब्लिश हो रखा है, ठीक है? तो जब भी हम इकोनॉमिकल की बात करेंगे, जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, फाइनेंस की बात करेंगे, वो अल्टीमेटली इन 4 सेगमेंट के अंदर ही काम हो रहा है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ नीड, फिर उसके बाद वांट्स, डिज़ायर एंड देन मनी, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो नीड्स। नीड्स बेसिकली क्या होते हैं? जो सबसे पहला सेगमेंट होता है वो होता है नीड और डिज़ायर का, ठीक है? तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है, जैसे हो गया हेल्थ केयर, ठीक है? जैसे हो गया इंश्योरेंस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं जिनकी तुम्हें नीड भी है, जिसकी तुम्हें वांट्स भी है, तुम चाहते भी हो और वो तुम्हारे लिए कंपल्सरी भी है, ठीक है? स्पेशली हेल्थ केयर जो बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है, अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम यूजुअली अ, बेसिकली अगर तुम्हारे पास मेडिकेयर की फैसिलिटी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है डेथ रेट बढ़ जाएगा। ठीक है? और डिसीज़ बढ़ेंगी तो चीज़ें होंगी। तो इसलिए नीड्स और वांट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अ, ये ऐसा एक सेगमेंट है या फिर एक ऐसा सेक्टर तुम बोल सकते हो जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी एग्ज़िस्ट नहीं करता। ठीक है? जो भी एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम उसको देखोगे, तो जो भी इकोनॉमिक्स के अंदर या फिर जब भी इकोनॉमी के अंदर किसी के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आता है, तो वो 100% गारंटीड होता है कि वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर जाने ही वाले हैं। ठीक है? उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। तो ये एक ऐसा एवरग्रीन मार्केट है या फिर तुम बोल सकते हो एक ऐसा एवरग्रीन परफेक्ट मार्केट है जहाँ पे मल्टीपल कंज्यूमर बेस एक्सिस्ट करता है और उसके साथ-साथ मल्टीपल बिज़नेस मॉडल एक्सिस्ट करते हैं। ठीक है? जो हर कंज्यूमर को एक पर्सनलाइज़्ड एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं, अपनी मार्केट पोज़ीशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? उसके बाद जब तुम नेक्स्ट सेगमेंट पे आओगे वो होता है वांट्स और डिज़ायर का, ठीक है? ऐसी चीज़ें जिनकी तुम्हारे पास वांट भी है, ठीक है? तुम उनको लेना चाहते हो और एक एस्पिरेशन है तुम्हारे पास, ठीक है? तो यूजुअली यहाँ पे क्या होता है जो पहले वाला सेगमेंट था इसमें क्या होता है कि जो नीड और जो वांट्स थी वो मेन ड्राइवर थी अ, किसी भी फाइनेंशियल डिसीज़न की। लेकिन जब हम दूसरे सेगमेंट पे आते हैं तो वहाँ पे जो 2 कोर ह्यूमन डिज़ायर्स हैं, ठीक है? वो है वांट्स और जो बेसिकली 2 कोर ह्यूमन इमोशंस हैं या फिर एक्टिविटीज़ हैं, वो है वांट्स और डिज़ायर। एक पर्टिकुलर एसेट है या फिर एक पर्टिकुलर लायबिलिटी है, तुम उसको लेना चाहते हो, ठीक है? तो एक तो तुम्हारी वांट हो गई, दूसरी तुम्हारे पास एक एस्पिरेशन है, कि दूसरे बंदे ने उसको लिया है तो मैं भी लूँगा, ठीक है? अब अगर तुम स्टेटस गेम खेल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो एस्पिरेशन और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और ज़्यादा हैवी हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली जो 2 कोर इमोशनल ड्राइवर है, जो इस पूरे सेगमेंट के अंदर अ कंज्यूमर को या फिर जो नॉर्मली इकोनॉमी के अंदर लोग हैं, उनको डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करेंगे, उनको डिसीज़न डिसीज़न मेकिंग में प्रमोट करेंगे। वो यूजुअली होने वाले हैं डिज़ायर और वांट्स जैसे हो गया हाउस, ठीक है? अब जैसे हो गया फार्म हाउस वगैरह होना या फिर कोई भी एक ऐसी आइटम होना, ठीक है? बाइक वगैरह सब चीज़ें जो है, जनरली इस सेगमेंट के अंदर आती हैं, जहाँ पे तुम्हें उसकी नीड भी है और तुम्हें डिज़ायर भी है। ठीक है? उसके बाद जो थर्ड सेगमेंट आता है वो होता है डिज़ायर और मनी का। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसके अंदर सारी लग्ज़री चीज़ आती है, ठीक है? लग्ज़री कार, लग्ज़री बाइक, लग्ज़री हाउसेज़ और लग्ज़री क्लोथिंग सब कुछ, ठीक है? ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें 0.1% या फिर 0.2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है, इस सेगमेंट के अंदर आता है, ठीक है? ऑलमोस्ट 100% लोग इस सेगमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है? और जो लास्ट सेगमेंट बचा है, इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80% लोग आते हैं, ठीक है? ये है एक ऐसा सेगमेंट जहाँ पे तुम्हारे पास मनी भी है और तुम्हारी नीड भी है उस पर्टिकुलर एसेट की, ठीक है? जैसे ये क्लॉथ, फूड, एजुकेशन, ठीक है? ये कुछ सेगमेंट्स हैं, एनर्जी वगैरह, ठीक है? ये कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनके अंदर तुम्हें हमेशा एवरग्रीन सेल्स मिलेगी। मार्केट के अंदर ट्रेंड्स चेंज होते रहेंगे लेकिन जनरल इकोनॉमी है इन सब चीज़ों की कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, ठीक है? बिकॉज़ ये नीड के अंदर आते हैं। जो यहाँ का ऊपर की जो 2 सेगमेंट है, उनके अंदर बिकॉज़ नीड एग्ज़िस्ट करती है, तो तुम्हें मैसिव
डिफ्लेशन नहीं देखने को मिलेगा ओवरऑल मार्केट के साइज़ के अंदर और मार्केट के रेवेन्यू के अंदर। लेकिन इन 2 सेगमेंट्स के अंदर तुम्हें बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा। स्पेशली ये जो तुम्हारा वांट्स टू डिज़ायर वाला सेगमेंट है यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई इनकम यील्ड वाले पर्सन्स या फिर तुम बोल सकते हो बहुत ज़्यादा हाई इनकम यील्ड वाले कस्टमर टारगेट ऑडियंस नहीं है। बिकॉज़ उनकी बहुत ज़्यादा हाई इनकम नहीं है, तो वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं एज़ कम्पेयर टू तुम्हारा डिज़ायर वांट्स वाला सेगमेंट था। बिकॉज़ यहाँ पे अ, अल्टीमेटली द टॉप ऑफ द पीपल ठीक है, जो है एक्चुअल में यहाँ पे आके एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज़ ऑफ कोई भी छोटा-मोटा जो है इकोनॉमिकल चेंजेस की वजह से। ऑब्वियसली अगर बहुत बड़े इकोनॉमिकल चेंजेस आते हैं, तो तुम्हें सारे सेगमेंट में देखने को मिलेंगे, ठीक है? इन जनरल। उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है, अब यहाँ से हम थोड़ा एक नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, ठीक है? और इसको और ज़्यादा फाउंडेशन लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं, कि वो जो भी मैंने तुम्हें पहले एक चार्ट दिखाया, उसमें क्या चल रहा था और आगे अब क्या होने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा, जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, जब भी हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें रखना है अपने मार्केट के अंदर, या फिर जिस भी चीज़ के बारे में तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, वो है डिमांड, ठीक है? अब डिमांड क्यों कंपल्सरी है? सिंपल सी बात है, जो भी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हो रही है, जो भी फाइनेंस के अंदर डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो भी इकोनॉमी के अंदर डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो अल्टीमेटली अफेक्ट होते हैं डिमांड से, ठीक है? बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है डिमांड और सप्लाई के बीच में। डिमांड अल्टीमेटली सप्लाई जो है बेसिकली अल्टीमेटली डिमांड की वजह से आती है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा कंसेप्ट रखूँगा डिमांड का, कि डिमांड जो है एक कोर फाउंडेशन है, उसके ऊपर फिर सप्लाई आती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली डिमांड है, डिमांड किन लोगों की है, मल्टीपल लोग। अब मल्टीपल लोगों की डिमांड किस चीज़ के लिए, मल्टीपल चीज़ों के लिए, ठीक है? एक छोटी से छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज़, ठीक है? सारी चीज़ें डिमांड होती हैं, ठीक है? करंट मार्केट के अंदर प्राइवेट जेट से लेके फूड वगैरह सब चीज़ों की, ठीक है? तो तुम ऐसा नहीं समझता, अगर तुम पूरे फाइनेंशियल मार्केट को देखते हो, ठीक है? तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि मल्टीपल सेगमेंट बने हुए हैं डिमांड के। किसी एक पर्टिकुलर एसेट या लायबिलिटी या कंज्यूमेबल प्रोडक्ट की जो है अ, डिमांड है, वो कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। लेकिन डिमांड एग्ज़िस्ट करेगी हर चीज़ की, ठीक है? अब उसके बाद जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी है या फिर जो माइंडसेट है तुम्हें रखना है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, वो ये है कि यू कांट ट्रस्ट अ मैन बट यू कैन ट्रस्ट अ मैन्स ऑब्लिगेशन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी एक कंपनी को, किसी भी एक फाउंडेशन को, किसी भी बिजनेस मॉडल को ट्रस्ट नहीं कर सकते फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। देखिए, तुम उनके ऑब्लिगेशंस को ट्रस्ट कर सकते हो। ऑब्लिगेशन इन द सेंस, अगर कोई भी एक इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आ रही है, ठीक है? तो उस इंडस्ट्री के अंदर बिज़नेसेस जो हैं, ठीक है? उनको अपनी बिज़नेस मॉडल को शायद चेंज करना पड़े, फिर अपनी बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को चेंज करना पड़े, ठीक है? और उसी चेंजेस की वजह से जो इन्वेस्टर है, वो अलग तरीके से उन चेंजेस के अगेंस्ट रिएक्शन देंगे, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, कि जो ऑब्लिगेशन है, वो एक ऐसी चीज़ बन जाते हैं जो लिटरली एक, तुम बोल सकते हो, एक फ़ोर्स बन जाते हैं, ठीक है? जिसको नेग्लेक्ट नहीं करा जा सकता, ठीक है? तो अगर तुम्हें सामने वाले एक इंडस्ट्री की या फिर इकोनॉमी की ऑब्लिगेशंस पता है, तो तुम्हें उसकी लिमिटेशंस पता है, तुम्हें एक रेंज मिल जाती है, जिस रेंज के अंदर तुम काम कर सकते हो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, ठीक है? तो अल्टीमेटली तुम्हें पता चल जाता है कि कितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा मार्केट। अगर तुम्हें मार्केट का ऑब्लिगेशन पता है, अगर तुम्हें स्टॉक का ऑब्लिगेशन पता है, तो तुम्हें या फिर कंपनी के ऑब्लिगेशंस पता है, तो तुम्हें आइडिया होगा, रफ आइडिया हो जाएगा कि कंपनी के स्टॉक के प्राइस के अंदर क्या फ्लक्चुएशन आने वाला है, किधर किस साइड में आएगा और कितना ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल होगा, फ्लक्चुएशन कितनी स्पीड से होएगा, ठीक है? इन सब चीज़ों को तुम रफली प्रेडिक्ट कर सकते हो, अगर तुम्हें उस मार्केट के ऑब्लिगेशंस पता है, तुम्हें उस मार्केट के उन फोर्सेस के बारे में पता है, या फिर उस स्टॉक के उन फोर्सेस के बारे में पता है, जो ऑब्लिगेशन लगाती है स्टॉक के प्राइस मूवमेंट के ऊपर, ठीक है? सो जो अल्टीमेट प्रॉब्लम है, ठीक है? फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और गवर्नमेंट्स जो मिल के अल्टीमेटली द वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या है, वो ये डायग्राम है, ठीक है? इसको अगर तुम सिंपल वर्ड में बोलना चाहते हो, स्कार्सिटी बोल सकते हो। इंटरनेट के ऊपर मल्टीपल तुम आर्टिकल्स मिल जाएंगे, अगर तुम कभी भी इकोनॉमिक्स से उठाओगे, सबसे पहले टॉपिक में ही सीखा जाएगा स्कार्सिटी, ठीक है? और डिमांड रिलेशनशिप के बारे में। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो डिजायर है, ठीक है, लोग किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की, किसी भी एसेट को या लाइबिलिटी को लेने की, वो हमेशा हाई होगी। लेकिन जो एक्चुअल क्वांटिटी डिमांडेड है, वो कम होगी। ऐसे लोग जो उस पर्टिकुलर कंज्यूमेबल गुड की या फिर एसेट की या फिर लायबिलिटी की जो डिमांड कर रहे हैं, वो एक्चुअली में कम होगी एज़ कम्पेयर टू इतनी डिज़ायर एक्सिस्ट करती है मार्केट के अंदर। लेकिन जो लोग उस एक्चुअल डिमांड को अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो और भी ज़्यादा कम होंगे, ठीक है?
और जो एक्चुअल में थिंग जो डिमांडेड है वो और भी ज़्यादा कम होंगी। ठीक है? या फिर जिनकी नीड है वो, लेकिन जो एक्चुअल में जिन चीज़ों की नीड है, वो और भी ज़्यादा कम होगी और जो एक्चुअल में हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं अल्टीमेटली वो और भी ज़्यादा कम होंगे, ठीक है? तो हम प्रॉपर तरीके से लोगों की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते, तो डिज़ायर्स उनको फुलफिल करना कंप्लीटली इम्पॉसिबल है बिकॉज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज़, ठीक है? यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हुआ जा रहा है कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज़ हैं, तो उनको उनको रिसाइकिल करके बार-बार यूटिलाइज़ करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि एक पर्सन है, उसने रिसोर्स को कंज़्यूम करा, उस रिसोर्स को कंज़्यूम करने के बाद उसने उसको रिसाइकिल करवाया, ठीक है? अ, थ्रू थर्ड पार्टी रिसोर्सेज़ को रिसाइकिल करने के बाद जो थर्ड पार्टी है उसने किसी और पर्सन को दिया, उसको रीयूज़ करने के लिए, ठीक है? तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि एक रिसोर्स को बार-बार रिसाइकिल करके मल्टीपल लोग कंज़्यूम कर रहे हैं, ठीक है? अब ठीक है, तो अल्टीमेटली इस स्कार्सिटी को हम इस तरीके से सॉल्व करते हुए आए हैं अभी तक और इसी तरीके से सॉल्व करा जा रहा है, ठीक है? सो तो एक इकोनॉमिक्स के अंदर या फिर इन जनरल बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जब हम ऐसे रिसोर्सेज को मल्टीपल टाइम यूटिलाइज करते हैं कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स की शायद वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो सिर्फ एक पर्सन के लिए, लेकिन दूसरे बंदे के लिए उसकी जो वैल्यू इतनी ज़्यादा हाई ना हो। बिकॉज वैल्यू इतनी ज़्यादा हाई नहीं है तो मल्टीपल चांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि कुछ लोग तो मल्टीपल चांसेस एग्जिस्ट करते हैं कन्फ्रंटेशन के या फिर कॉन्फ्लिक्ट के, ठीक है, एक ट्रेड के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या करा, फिर हमने करा यहाँ पे इनोवेशन ऑफ मनी, ठीक है, जो द वन ऑफ द बिगेस्ट इनोवेशन ऑफ ऑल द ह्यूमन जनरेशन, या फिर तुम बोल सकते हो ह्यूमन ईयर्स। हाँ, सो बेसिकली हमने क्या करा, एक सब्स्टिट्यूट ढूँढ लिया, एक मिडल सब्स्टिट्यूट ढूँढ लिया, जिससे हम एक प्राइस टैग लगा सकते हैं किसी भी एक रिसोर्स के ऊपर, ठीक है? और उसके रिसाइक्लिंग के ऊपर, ठीक है? और उससे एक रफ़ आइडिया मिल जाता है कि इस रिसोर्स को किस प्राइस रेंज के अंदर बेचना चाहिए, जिससे उसका सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ यूटिलाइज़ेशन हो, ठीक है? जिसकी वजह से पिछली बार बाद में डिमांड एंड सप्लाई जनरेट हुई, ठीक है? जो बेसिकली कांसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है वो क्रिएट हुआ, ठीक है? लेकिन मनी क्रिएट करने के बाद भी हमारे पास में एक नई प्रॉब्लम आई, ठीक है? कि जो मनी है वो इनफ नहीं है। जो कंज़म्पशन है मनी की वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है? लोग चाहते हैं उनके पास मनी है, मनी से वो फिर वो रिसोर्सेज़ कंज़्यूम करेंगे, रिसोर्सेज़ को खरीद कर, ठीक है? सिंपल सी बात ये थी। तो बिकॉज़ मनी लिमिटेड है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या करा, इन्फ्लेशन को इंट्रोड्यूस करा। इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है कि जो भी तुम्हारे पास मनी अभी करंटली है, अगर तुम उसको कंज़्यूम नहीं करोगे अभी करंटली, तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि जो तुम्हारी मनी की वैल्यू है, वो कम हो जाएगी या फिर जो तुम्हारी एबिलिटी टू कंज़्यूम है, वो कम हो जाएगी, ठीक है? मैंने पुरानी बुढ़िया में पीपीसी कप के बारे में बात करी थी, मैंने वहाँ पे यही चीज़ बताई थी, ठीक है? अगर तुमने वो नहीं देखी तो उसको मैं लिंक यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं डाल दूँगा, ठीक है? तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिकॉज़ मनी इनफ अमाउंट ऑफ मनी एग्ज़िस्ट नहीं करती है, इन्फ्लेशन को इंट्रोड्यूस करा जाता है। इन्फ्लेशन से क्या होता है, जो कंज़म्पशन है वो बढ़ जाती है। कंज़म्पशन बढ़ रही है, ठीक है? तो बेसिकली कंज़म्पशन करने के लिए एक प्रोडक्ट या सर्विस को कंज़्यूम करना होगा। प्रोडक्ट एंड सर्विस कौन क्रिएट करता है? अल्टीमेटली वही लोग, दूसरे लोग जो हैं, जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, ठीक है, कंज़्यूम करने के लिए, वो प्रोडक्ट एंड सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, जिसके थ्रू उनके पास मनी आएगी। मनी आने से फिर वो प्रोडक्ट को जिससे मनी आने के बाद वो अपने डिज़ायर्ड रिसोर्स को कंज़्यूम कर पाएँगे, ठीक है? तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक साइकिल चल रही है। ये साइकिल में क्या हो रहा है, ये जो मनी है, वो इतने फ़ास्ट स्पीड से फ्लक्चुएट हो रही है, फिर इतने फ़ास्ट स्पीड से रोटेट हो रही है कि किसी को पता ही नहीं चल रहा कि मार्केट के अंदर जो मनी की एक्चुअली में डेफिशिएंसी एक्सिस्ट करती है, मनी का फ्लो खराब हो रखा है, ठीक है? बेसिकली जो मनी है वो सफिशिएंट नहीं है मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। ठीक है, अगर कोई बंदा बीच में ही सप्लाई रोक देता है, तो फिर ये सब चीज़ें सामने आती हैं, दिखता है कि जो मनी है वो एक्चुअली में एक्ज़िस्ट नहीं करती थी, सिर्फ़ मनी सर्कुलेट हो रही थी। इस वज़ह से हमें लगता था कि इनफ अमाउंट ऑफ मनी एक्ज़िस्ट करती है फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर या फिर किसी भी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमें समझना पड़ेगा कि जब भी हम मनी का कांसेप्ट लेके आएँगे, तो उसके बाद एक कांसेप्ट आता है, ठीक है? वो होता है मनी डेफिशिएंसी, ठीक है? या फिर मनी डेफ़िसिट और मनी सरप्लस, ठीक है? अब इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे जैसे तुम डायग्राम में देख सकते हो, बेसिकली यहाँ पर 3 तरीके के जो पार्टिसिपेंट है फाइनेंशियल मार्केट में एग्ज़िस्ट करते हैं, जहाँ पे मनी को इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है? सबसे पहला पार्ट होता है द पीपल हू नीड मनी। बेसिकली ये ऐसे बंदे होते हैं जिनकी डिज़ायर्स, नीड्स या फिर वांट्स रिलेटिवली बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू जिन उनके पास जो भी फंड्स वगैरह होते हैं, ठीक है? तो ये लोग, इन लोगों को चाहिए मनी, ठीक है? और दूसरी पार्टी जो एग्ज़िस्ट करती है वो ऐसे लोग हैं जिनके पास मोर देन इनफ मनी एग्ज़िस्ट करती है। अगर उनको वो सैटिस्फैक्शन फुल ज़रूरत को फुलफ़िल भी कर लेते हैं, उसके बाद उनके पास मनी एग्ज़िस्ट करती है, ठीक है? मनी एक्स्ट्रा बचती है। यहाँ इसके सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि 2 मार्केट पार्टी एग्ज़िस्ट करती हैं, ठीक है? और उनको मैच कराने के लिए फिर यहाँ पे बैंक का इंट्रोडक्शन होता है।
बैंक बेसिकली क्या करता है, सरप्लस से मनी लेके जिन लोगों को मनी की ज़रूरत है, ठीक है, बेसिकली जो डेफ़िसिट है, उसके अंदर मनी को सप्लाई करता है अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अगेंस्ट प्रॉमिस कि जो सरप्लस वाले बंदे हैं, उनको क्या मिलेगा? उनको मिलेगा इंटरेस्ट रेट, ठीक है? अब यहाँ पे तुम्हें समझना पड़ेगा, बैंक बैंक की इम्पोर्टेंस तुम्हें समझनी पड़ेगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वगैरह की इम्पोर्टेंस तुम्हें समझनी पड़ेगी, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है जिससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि वो एक्चुअली में क्या करना चाह रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर और फिर उसी के अकॉर्डिंग तुम अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हो। तो जब भी हम बात करेंगे बैंक्स की, तो बैंक्स अल्टीमेटली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 बंदे मार्केट के अंदर एग्ज़िस्ट करते हैं, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था अभी। एक है जिनके पास सरप्लस है और एक है जिनके पास सरप्लस नहीं है, जिनके पास डेफिशिएंसी है, ठीक है? जिनके पास डेफिशिएंसी है, वो बेसिकली क्या करेंगे, वो बोरो करने की कोशिश करेंगे सरप्लस वालों से। लेकिन अगर लेट्स सपोज़ सरप्लस वालों को ट्रस्ट नहीं है उनके ऊपर या फिर सरप्लस वालों को नहीं लगता है कि डेफिशिएंसी वगैरह जो बंदे डेफिशिएंसी में है, वो पे कर पाएँगे वापस, ठीक है? मनी लोन लेने के बाद। तो पहले यहाँ पर ट्रस्ट का जो फैक्टर था, ठीक है? या फिर जो तुम बोल सकते हो ट्रस्ट बिल्डिंग था, वो बहुत ज़्यादा ईज़ी कर दिया बैंक ने। दूसरी चीज़ क्या हुई, अगर बैंक एग्ज़िस्ट नहीं करेगा और दोनों पार्टिसिपेंट्स के बीच बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस क्रिएट होगा, तो ये एक इकोनॉमिकल डिज़ास्टर बन जाएगा जिसके अंदर जॉब्स जाएँगी लोगों की, ठीक है? इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंसेनली हाई हो जाएगा, ठीक है? हेल्थ केयर सिस्टम टूट जाएगा, पेंशन सिस्टम, ठीक है? हेल्थ केयर सिस्टम खराब हो जाएगा, पेंशन सिस्टम खराब हो जाएगा। तो अल्टीमेटली नीड किस चीज़ की बहुत ज़्यादा हाई है? तो अल्टीमेटली बैंक्स की नीड बहुत ज़्यादा हाई है, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की नीड बहुत ज़्यादा हाई है, बिकॉज़ वो इकोनॉमी को रन कर रहे हैं। अगर वो एक्सिस्ट नहीं करेंगे तो मनी का कंसेप्ट पूरा ही अ, फ़ॉल हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, तो फाइनेंस फॉर पीपल इन शॉर्टेज ऑफ मनी, ठीक है? तो फाइनेंस में तुम्हें बताया, 2 पार्टिसिपेंट एक्सिस्ट करते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं दोनों पार्टिसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको फाइनेंशियल मार्केट कैसा दिखता है। लेकिन जो बोरोवर्स होते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल मार्केट बहुत ज़्यादा ईज़ी है, ठीक है? ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट उनके लिए सिंपल चीज़ है, उनके पास पैसे नहीं है, वो फाइनेंशियल मार्केट में जाएँगे, वहाँ से लोन उठाएँगे, चाहे बैंक से, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, कहीं से भी या फिर एक्स वाई जेड किसी भी जगह से और उस मनी को कंज़्यूम करने की कोशिश करेंगे बाद में, जब उसको बोरो कर लेंगे उसके बाद और अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद वो मनी को फिर दोबारा जोड़ेंगे, जो उनके पास सरप्लस मनी हो जाएगी और वो मनी वापस दे देंगे, ठीक है? जिस भी बंदे से उसने जिस भी बंदे से उन्होंने बोरो करी थी अगेंस्ट सम एडिशनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है? तो अल्टीमेटली बोरोवर्स का काम यही है। जो मेन काम है, ठीक है? अभी जो तुम बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स काम है, वो किसका है? वो है सरप्लस वाले बंदों का। जिसके पास मनी का सरप्लस एक्चुअली में एग्ज़िस्ट करता है, उसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी एग्ज़िस्ट करती है और रिस्क एग्ज़िस्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। उसी के बारे में बात होने वाली है यहाँ पे, ठीक है? तो इन्फ्लेशन और कंज्यूमिंग मनी, ठीक है? ये 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं अभी एक बार, ठीक है? तो बेसिकली जब भी हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की, तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? जो तुम्हारे पैसे की परचेसिंग पावर है वो कम हो रही है। तो यहाँ पे अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं। पहला ऑप्शन कि जितना भी तुम्हारे पास सरप्लस था तुम उसको ज़बरदस्ती और कंज़्यूम कर लो, ठीक है? लेकिन कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसके पास जितना भी सरप्लस होगा उसको अल्टीमेटली अभी कंज़्यूम कर लेगा और फ्यूचर के लिए जो है रिस्क इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा या फिर रिस्क इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग 99.99% लोग जो है सेकंड ऑप्शन लेते हैं। वो है कि जितना भी सरप्लस है उसको इन्वेस्ट कर दो, ठीक है? किसी भी एक एसेट क्लास के अंदर जो फर्दर फ्यूचर कंज़म्पशन में हेल्प करेगा। लेकिन गिवन द कंडीशन कि जिस भी तुम एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर जिस भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, वो अल्टीमेटली अराउंड डबल दे रहा है इन्फ्लेशन की जो मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट उसको मिल रहा है या फिर जो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है ईयर ऑन ईयर वो है डबल ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है? अल्टीमेटली ये पूरा कंज़म्पशन का, कंज्यूमिंग मनी का, इन्फ्लेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही था, ठीक है? द अदर ऑप्शन इज़ टू इन्वेस्ट, ठीक है? सेम चीज़ आ रही है, ठीक है? तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि सरप्लस वाले बंदे फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे, अभी कंज़्यूम नहीं करेंगे, आगे के कंज़म्पशन के लिए बचा के रखेंगे। वो कंज़म्पशन कहाँ से आ रही है, ठीक है? वो आ रही है रिटायरमेंट से। तो जब भी तुम रिटायर करने की कोशिश करोगे, ठीक है? अपने एज़ अ फ्रॉम वर्कफ़ोर्स तुम जब भी रिटायर करने की कोशिश करोगे, तो जो तुम्हारी कंज़म्पशन है, वो सिग्निफिकेंटली कम नहीं होगी। वो कम होंगी लेकिन सिग्निफिकेंटली कम नहीं होगी। लेकिन जो तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम है, वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाएगा। तो उस ब्लॉकेज को फिल करने के लिए तुम्हें इन्वेस्टमेंट क्रिएट करनी होती है, ठीक है? जब तुम्हारे पास सरप्लस होता है। अब बिकॉज़ तुम्हारे पास सरप्लस है, इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो गई, तो उस इन्वेस्टमेंट से तुम ड्राइंग ले सकते हो जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है?
यही सेम कांसेप्ट था। तो यहाँ पे सेम डायग्राम है, मैं तुम्हें इज़िली समझा देता हूँ। यहाँ पर हम नीचे देख रहे हैं टाइम फ्रेम, ऊपर हम देख रहे हैं लाइफ़स्टाइल। टाइम फ्रेम क्या है? 0 से 20, ठीक है? 20 से 40 और 60 पे 60 प्लस, ठीक है? ये हमारा टाइम रेंज है और ये हमारी लाइफ़स्टाइल। जैसे-जैसे चार्ट के ऊपर ये जो लाइन है, ये ऊपर जाएगी, ठीक है? जो तुम्हारा लाइफ़स्टाइल है वो बढ़ता चला जाएगा। सिमिलर टाइम पीरियड में जैसे-जैसे लाइन ऊपर जाएगी, जो तुम्हारा मनी के जो कंज़म्पशन है वो भी बढ़ता चला जाएगा। अब तुम बोल सकते हो अ, हाँ, बेसिकली जो हमारा मनी का कंज़म्पशन है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो तुम्हें डायग्राम दिख रहा है, ये पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर जितना भी सेक्शन आ रहा है, ठीक है, 20 टू 60, यहाँ पे तुम्हारे पास मनी एक्चुअली में सरप्लस में है। 0 टू 20 तुम हमेशा डेफिशिएंसी में रहोगे बिकॉज़ तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, तुम अभी अर्न नहीं कर सकते हो, ठीक है। 20 से 60 सिर्फ ऐसा 4 ईयर का टाइम फ्रेम है, जहाँ पे तुम एक्चुअली में मनी को सरप्लस की तरह जोड़ सकते हो। जहाँ पे मनी एक्चुअली में जहाँ पे जो मनी है वो एक्चुअली में सरप्लस के अंदर आ रही है, ठीक है। लेकिन आफ्टर 60 जो तुम्हारे पास मनी की जो है डेफिशिएंसी फिर आ जाती है। अब बिकॉज़ हमारे पास मार्केट के अंदर जो अब मनी की डेफिशिएंसी फिर इंट्रोड्यूस हो गई है। ये तुम सरप्लस का टाइम पीरियड के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट्स लगाते हो और उस इन्वेस्टमेंट से तुम ड्राइंग निकालते रहते हो मनी डेफिशिएंसी आफ्टर 60, ठीक है? अल्टीमेटली यही हो रहा है। तुम्हारे पास 2 फेज़ है जहाँ पे तुम्हारे पास मनी की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है? और मनी के सरप्लस का भी तुम्हारे पास एक फेज़ है। अब इस एक फेज़ के अंदर तुम्हें इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल डिसीज़न मेकिंग करनी है, इतना ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करनी है जिसके वजह से तुम आफ्टर 60 जहाँ पर तुम्हारे पास मनी की डेफिशिएंसी दोबारा होने वाली है बिकॉज़ जो तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम है वो कट ऑफ हो गया है। इस वजह से अ, तुम अपनी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट्स है, वहाँ से जो है ड्रॉइंग्स निकालने क्रिएट कर दोगे। ठीक है? बेसिकली चालू कर दोगे। उसके बाद ये तुम्हें समझना पड़ेगा जब बट पीपल बट मोस्ट इन्वेस्टर आर स्टूपिड, ठीक है? ये तुम्हें चीज़ समझनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें समझा दिया कि मैं तुम्हें समझा दिया मनी एक्सिस्ट करती है, लाइफ़स्टाइल एक्सिस्ट करता है, डेफिशिएंसी सरप्लस इस चीज़ समझा दी मैंने तुम्हें, ठीक है? तो अब यहाँ पर तुम्हें समझना पड़ेगा, हाँ भाई इन्वेस्टर्स को समझ में आ गया कि मनी का सरप्लस है, इसको सेव करते हैं, बाद में जब मनी की डेफिशिएंसी होगी उस टाइम यूटिलाइजेशन में, उस टाइम लाइफ को सस्टेन करने में और मनी की यूटिलाइजेशन में या फिर मनी की नीड के अंदर जो है हमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली बिकॉज हमारे पास पहले से ही जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हमारी मनी डेफिशिएंसी को सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है अल्टीमेटली। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं कि जब भी चलो यार इन्वेस्टर को समझ में आ गई सारी चीज़ें बातें, अब इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करने चाहता है तो वो क्या करेगा पहले गोल लेगा, ठीक है। अब उसका गोल क्या है इन्वेस्टर का कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू जो वो चाहता है फ्रॉम उसके करंट इन्वेस्टमेंट से। जैसे अगर तुम 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो तुम चाहते हो 5 साल के अंदर मेरे को 3 करोड़ के जो है रिटर्न्स मिले। ठीक है, अल्टीमेटली जो मेरा 1 करोड़ है वो 3 करोड़ बन जाए। ठीक है, अगर तुम्हारा ये गोल है तो बेसिकली क्या हो रहा है कि तुम अपने इन्वेस्टमेंट को फ्रॉम गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। जहाँ पे तुम टाइम बाउंडेशन लगा रहे हो तो जहाँ पे तुम रिटर्न बाउंडेशन लगा रहे हो, जहाँ पे तुम रिस्क बाउंडेशन लगा रहे हो। ठीक है, अब ये जो तुम गोल बनाओगे या फिर जो भी तुम बाउंडेशन लगाओगे वही डिफाइन करेंगे तुम्हारी क्या केपीआईज़ होने वाली है। तुम कैसे फिगर आउट कराओगे, तुम कैसे फिगर आउट करोगे कि तुमने कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं और अल्फा कैसे क्रिएट होता है, ठीक है? अल्टीमेटली वो गोल से ही निकल के आता है, ठीक है? लेकिन जो मोस्ट इन्वेस्टर हैं, वो सिर्फ़ एक चीज़ पे फ़ोकस करते हैं जो है रिटर्न के ऊपर, जब भी वो गोल बनाते हैं, ठीक है? वो अल्टीमेटली 5 में से सिर्फ़ एक पिलर पर फ़ोकस करते हैं, जो है रिवॉर्ड, ठीक है? लेकिन वो एक्चुअली में नहीं सोचते हैं टाइम के बारे में, रिस्क के बारे में, लिक्विडिटी के बारे में और अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट के बारे में। स्पेशली अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट के बारे में मैक्सिमम लोग नहीं सोचते हैं, जब भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके अंदर ये जो बाकी के बचे हुए 4 सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पेशली में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अ, अगर तुम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे फोकस नहीं कर रहे तो तुम्हें एक्चुअल यूटिलाइजेशन या फिर एक्चुअल नॉलेज नहीं होती कि तुम मार्केट के अंदर कहाँ स्टैंड करते हो, मार्केट की अदर फोर्सेस किस तरीके से एक्ट कर रही है मार्केट के अंदर, ठीक है? और एक ओपन मार्केट के अंदर तुम कहाँ पे एक स्टैंड ले रहे हो, ठीक है? वो सब चीज़ें तुम्हें नहीं पता चलेंगी जब तक तुम ये प्रॉपर एनालिसिस नहीं करोगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझोगे नहीं, ठीक है? अब यहाँ पे बेसिकली तुम्हें नेक्स्ट चीज़ मैं जो बताना चाहता हूँ वो है कि जो एक इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है? हमेशा तो कंज़म्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाएगा, मैं बाद में कंज़्यूम करूँगा तो इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है? वो तो एक पॉइंट व्यू है, ठीक है? मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू भी तो हो सकते हैं इन्वेस्टर के, ज़रूरी नहीं है कि वो फर्दर कंज़म्पशन के लिए जा रहा हो, किसी और चीज़ के लिए भी जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक 4 टॉपिक बनाए जो मेनली जो मेन अ, फ्यूचर कंज़म्पशन जो मेनली जो बेसिकली अ, जो मेनली 4 रीज़न है जिसकी वजह से कोई भी इन्वेस्ट इन्वेस्ट करेगा, उसकी मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है, ठीक है? सबसे पहला है कैपिटल रिज़र्वेशन।
जो मैंने तुम्हें बताया इन्फ्लेशन से बचाना अपने पैसे को, ठीक है? फिर कैपिटल एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन इन द सेंस 100 डाले 1000 हो जाएँगे 10 साल के अंदर, ठीक है? तो अल्टीमेटली क्या हुआ यहाँ पर 10 टाइम्स का जो है एप्रिसिएशन हुआ इन्वेस्टमेंट के अंदर। और एप्रिसिएशन क्यों चाहिए? बिकॉज़ अ, वो कंज़म्पशन को आसान कर देगा, कंज़म्पशन की कैपेसिटी को बढ़ा देगा किसी भी पर्सन की अगर उसके पास अ, कैपिटल एप्रिसिएशन है, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है पैसे और करंट इनकम। तो अल्टीमेटली तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम अपने इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू जो है एक इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो हो सकती है करंट पॉइंट ऑफ व्यू से करंट इनकम जनरेट करने के लिए, पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स को यूटिलाइज़ करके कैश को जनरेट करा जा रहा है, ठीक है? उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है टैक्स ब्रेक। अगर तुम इन्वेस्ट करते हो डिवेंचर्स के अंदर, अगर तुम इन्वेस्ट करते हो फिक्स इनकम एसेट्स के अंदर या फिर कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स वगैरह सेगमेंट्स वगैरह के अंदर, तो तुम्हें गवर्नमेंट से बेनिफिट्स मिलते हैं, टैक्स ब्रेक्स मिलते हैं जिनको तुम यूटिलाइज़ करके अपनी 50% ऑफ टोटल इनकम को बचा सकते हो, ठीक है? तो इतना तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, बहुत ईज़ी चीज़ थी, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। नेक्स्ट वीडियो से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स आने चालू होंगे, इसलिए तुम्हें मैं सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझा रहा हूँ, ठीक है? तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन, ठीक है? जब भी फाइनेंशियल मार्केट की बात करेंगे, इतनी सारी चीज़ समझने के बाद इन्वेस्टर को समझ में आ गया कि भाई इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है, मेरे को नॉलेज लेनी पड़ेगी बाहर से कहीं पे। जब वो यूट्यूब पे जाएगा, तो उसको ये 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक है इन्वेस्टिंग का, एक स्पेकुलेशन का, ठीक है? अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फाइनेंशियल मार्केट ऑन यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, वो 2 डिवीज़न के अंदर डिवाइडेड है। एक है इन्वेस्टिंग, जहाँ पे तुम्हें कोई भी बहुत बड़ा ट्रेडर, ठीक है, जैसे वॉरेन बफेट मिलेगा, जो तुम्हें बताया कि तुम्हें किन-किन चीज़ों पर फोकस करना है, ठीक है? अगर तुम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ चाहते हो, ठीक है? वेल्थ क्रिएशन चाहते हो। यही जब हम बात करते हैं स्पेकुलेशन की, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, बेसिकली नए बंदे आके तुम्हें सिस्टम्स बेच रहे हैं, ठीक है? प्रॉफिट कमाने के। तो जो पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों के अंदर कंप्लीटली डिफरेंट है। अब बिकॉज़ जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, तो यहाँ पे फ्रॉडस्टर्स वगैरह बहुत जल्दी ईज़िली आ जाते हैं स्पेकुलेशन के ऊपर। जब तुम्हें पता नहीं होता है कि तुम कौन से एसेट के अंदर क्या काम कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, तो तुम स्पेकुलेशन कर रहे हो अल्टीमेटली। ठीक है? चाहे तुम उसको कैश में करो, चाहे तुम उसको क्रेडिट में करो, चाहे तुम वहाँ पे मार्जिन लेके करो, ठीक है? लेकिन जब तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि तुम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एक एसेट को देखते हो। अच्छा, तुम किसी भी एक एसेट को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होने वाला है कि अ, जो लॉजिकल रीज़निंग तुम चाहोगे इन्वेस्टमेंट करने की, वो यूजुअली कहाँ से आएगी? ठीक है? वो नहीं आएँगी किसी भी स्पेकुलेशन से, किसी भी ट्रेडिंग इंडिकेटर्स किसी से भी। वो आएँगी सिंपल बिज़नेस लॉजिक से और इन्वेस्टमेंट लॉजिक से। ठीक है? तो अगर तुम फ्रेशर हो, स्पेकुलेशन में मत जाओ, इन्वेस्टिंग पे जाओ अल्टीमेटली। बिकॉज़ इन्वेस्टिंग आसान है, बहुत ज़्यादा सेफ है, लेस वोलेटाइल है, तुम्हें चीज़ें समझ में आएँगी, तुम नई चीज़ों को समझोगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जनरली स्पेकुलेशन के अंदर मिस आउट कर दी जाती है और जिस वजह से मैक्सिमम जो स्पेकुलर हैं, एक बेसिकली जो बंदे ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, डे ट्रेडिंग वगैरह सब चीज़ करते हैं, ठीक है? वो जनरली ग्रोथ नहीं देखेंगे अपने अंदर या फिर तुम ग्रोथ नहीं देखोगे, ठीक है? एज़ अ डे ट्रेडर, एज़ अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर। स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड है कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट, बिकॉज़ अल्टीमेटली यहाँ पे तुम प्राइस पॉइंट को देख रहे हो, तुम प्राइस के चेंजेस को देखते हो, तुम मार्केट वोलेटिलिटी के फोकस कर रहे हो, ठीक है? और यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जब भी तुम इन्वेस्टमेंट करते हो, तुम कंपनी के बिलीफ में इन्वेस्ट करते हो, कंपनी के टारगेट ऑडियंस के अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पे तुम्हारा मेन फोकस नहीं है प्राइस के ऊपर, लेकिन यहाँ पर सारा फोकस स्पेकुलेशन के अंदर प्राइस के ऊपर है, ठीक है? ये दोनों बंदे दोनों स्कैमर है, तुम्हें मैं पहले ही बता रहा हूँ, इन्हें सिर्फ फोटो लगाइए, इनको जाकर फॉलो मत करना, वीडियो मत देखना। ठीक है? तो अल्टीमेटली मैं क्या कोशिश करूँगा, इस वीडियो को भी यहीं तक रखते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंस के वीडियो के अंदर या फिर इस पूरी फाइनेंस की सीरीज़ की जो नेक्स्ट वीडियो होगी, वहाँ से हम धीरे-धीरे इंट्रोडक्शन करेंगे मोर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स का, जो अल्टीमेटली हेल्प करेंगे फिगर आउट करने में कि फाइनेंस के अंदर तुम कैसे अब अपने आप को ग्रो कर सकते हो, कैसे सस्टेन कर सकते हो।